जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ठाकुर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के लिए फीटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को। इससे पहले हमने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक अपलोड कर दिया है, तो जिन भाइयों और बहनों ने उन वीडियोज को नहीं देखा आप जाकर देख सकते। उन सारी वीडियो के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उसे वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। पहला क्वेश्चन है, इस प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा उपचार प्रक्रम। क्या? उष्मा उपचार प्रक्रम। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है उष्मोपचार का उद्देश्य है। तो उष्मोपचार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निश्चित आवश्यक गुण उत्पन्न करना होता है। उष्मोपचार का उद्देश्य क्या होता है? निश्चित आवश्यक गुण उत्पन्न करना होता है। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? मार्टेनसाइट। क्या करने पर? स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर क्या बनता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। स्टील पीस की ऑयलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दे। क्या करने दे? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से स्टील के किस भौतिक गुण में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंटाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक होती है। चलते प्रश्न संख्या 6 पर। उष्मोपचार की प्रक्रिया के दौरान किस तापमान पर स्टील की संरचना में परिवर्तन आने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च क्रांतिक तापमान पर स्टील की संरचना में परिवर्तन आने लगता है। किस प्रक्रिया में दोस्तों? तो उष्मोपचार प्रक्रिया में। चलते प्रश्न संख्या 7 में। ऑयलिंग ऊपरी क्रांतिक तापमान से अधिक स्टील और फीड से शीतल का प्रक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुली वायुमंडलीय हवा। प्रश्न संख्या 8 कहता है ऑयलिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑयलिंग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनीकरण सुधारना। ऑयलिंग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मशीनीकरण सुधारना। प्रश्न संख्या 9 कहता है धातुओं की आंतरिक संरचना में आई विकृति को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑयलिंग प्रक्रम को अपनाया जाता है। क्या करने के लिए दोस्तों? धातुओं की आंतरिक संरचना में विकृति को समाप्त करने के लिए, यानी जो भी उसमें खराबी हुई है उसे समाप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑयलिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, हाई स्पीड स्टील की हार्डिंग के पश्चात पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने से क्या होगा? तो कठोरता बढ़ती है, इसे सेकेंडरी हार्डिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेकेंडरी हार्डिंग। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात निम्न कन्वेंचिंग माध्यम में ठंडा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल में ठंडा करते हैं। किस माध्यम में ठंडा करते हैं? तेल में। ठीक है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील में कम से कम 0.3 दशमलव कार्बन की मात्रा आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 कहता है कटिंग योग्यता बनाने के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना
कहलाता है, यानी कि कटिंग योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डनिंग कहलाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कहता है हार्डनिंग के उद्देश्य से संबंधित सत्य कथन है। तो हार्डनिंग के उद्देश्य से संबंधित सत्य कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी कि स्टील को घिसने योग्य बनाता है, स्टील को काटने योग्य कठोर बनाता है और स्टील की सामर्थ्य बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग क्यों की जाती है? तो मजबूती सुधारने हेतु। टेम्परिंग क्यों की जाती है? मजबूती सुधारने हेतु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, मापन गेज घिसा प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न में से किस तापोपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग द्वारा। किस द्वारा दोस्तों? टेम्परिंग द्वारा। प्रश्न संख्या 17, तापोपचार द्वारा मजबूतीपन प्रेरित करना और भंगुरता घटाने की विधि को कहते हैं। तो इसे कहते हैं टेम्परिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? टेम्परिंग। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 कहता है कठोर स्टील संघटक की टेम्परिंग का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, इसकी तन्यता बढ़ाना है, इसकी तन्यता बढ़ाना। प्रश्न संख्या 19 कहता है करे स्टील के भाग को टेम्पर करने के लिए कार्य के लिए डैश किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो इसका करापन घटाते हैं। करे स्टील के भाग को टेम्पर करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसके करेपन को घटाते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, टेम्परिंग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है जॉब की सामर्थ्य और करेपन को बढ़ाना। कथन 2 है जॉब की कठोरता को कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि जॉब की सामर्थ्य और करेपन को बढ़ाना और जॉब की कठोरता को कम करना टेम्परिंग के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, स्टील की करापन बढ़ाने व भंगुरता कम करने के लिए निम्न ऊष्मा उपचार प्रक्रम किया जाता है। तो क्या किया जाता है? टेम्परिंग। क्या किया जाता है दोस्तों? टेम्परिंग। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है तापोपचार में सामान्यीकरण निम्न के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? परिशुद्धता पानी की संरचना में। क्या करना है दोस्तों? परिशुद्धता पानी की संरचना में सामान्यीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? परिशुद्धता पानी की संरचना में सामान्यीकरण को निम्न किया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 में उच्च कार्बन स्टील को चरम तापक्रम के ऊपर तप्त कर क्रमशः ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मलाइजिंग। चलते प्रश्न संख्या 24 पर सामान्यीकरण प्रक्रिया में घटक को डैश से ठंडा करना चाहिए। तो इसे करना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वायु में कमरे के तापक्रम पर। प्रश्न संख्या 25 कहता है एक टूल को कठोरन के पश्चात उसे पुनः तप्त कर शीतल कर आवश्यक मजबूती प्राप्त की जाती है। इस विधि को कहते हैं। तो इस विधि को कहते हैं दोस्तों नरमीकरण। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? नरमीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर नॉर्मलाइजिंग के समय अवयवों को ठंडा किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए दोस्तों? क्योंकि कमरे के तापक्रम पर इसे ठंडा करना चाहिए। कब? नॉर्मलाइजिंग के समय। प्रश्न संख्या 27 है स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है। उसे पुनः सुधारने के लिए निम्न विधि प्रयोग करते हैं। तो उसे पुनः सुधारने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि का प्रयोग करते हैं। दिस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके निम्न के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो किसके द्वारा ठंडा किया जाता है दोस्तों? कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 29 पर केस हार्डनिंग में मात्रा ऊपरी स्किन को हार्ड किया जाता है तथा इसको कुछ विशेष स्टील के लिए ही प्रयोग किया जाता है। निम्न में से केस हार्डिंग होने वाले स्टील बताइए। तो केस हार्डिंग होने वाले स्टील है लो कार्बन स्टील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 कहता है निम्न में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की
पाथ में प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा लिक्विड कार्बोनाइजिंग की पाथ में प्रयोग नहीं होता दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। चलते प्रश्न संख्या 31 पर, निम्न में से कौन सा कार्बोनाइजिंग मटेरियल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम जो है ये कार्बोनाइजिंग मटेरियल नहीं है। चलिए कहता है उष्मा उपचार प्रक्रम की किस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्शन हार्डिंग के द्वारा फ्री स्केल सतह का निर्माण होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 33 पर, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किस अवयव को केस हार्ड किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि गियर के भी, केम के भी और बेयरिंग के भी कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा केस को हार्ड किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 34 पर, उष्मा उपचार में नाइट्राइडिंग तथा कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया का मिला जुला असर निम्न में से किस प्रक्रिया में पाया जाता है? साइनाइडिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 35 पर, नाइट्राइडिंग की जाती है, नाइट्राइडिंग दोस्तों क्यों की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब, यानी कि मैग्नीज स्टील की, क्रोमियम स्टील की और कार्बन की, ये सभी की नाइट्राइजिंग की जाती है। चलते प्रश्न संख्या 36 पर, प्रश्न संख्या 36 कहता है निम्न में से कौन सी गैस कार्बोनाइजिंग में इस्तेमाल होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग भी कार्बोनाइजिंग में, एथेन का भी और प्रोपेन, ये सभी गैसों का प्रयोग कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 कहता है इंडक्शन हार्डिंग में जॉब की बाहरी सतह पर लगाई गई क्वाइल को डैश भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसे कोई भी नहीं कहेंगे। चलते प्रश्न संख्या 38 पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 कहता है को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते प्रश्न संख्या 40 में, प्रश्न संख्या 40 कहता है इंडक्शन हार्डिंग में कई लूप डैश के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर ट्यूब के। कई लूप किसके होते हैं दोस्तों? कॉपर ट्यूब के। चलते प्रश्न संख्या 41 में, प्रश्न संख्या 41 कहता है केस हार्डिंग के द्वारा स्टील की मात्रा स्किन को हार्ड किया जाता है। यह एक विधि में नर्म स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इस विधि को कहते हैं। तो इस विधि को दोस्तों क्या कहेंगे? इस विधि को कहते हैं दोस्तों नाइट्राइडिंग विधि। इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट्राइडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।